जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि किसी भी वेरिएबल फोर्स यानी कि कोई भी फोर्स है जो टाइम के साथ है अगर चेंज हो रहा है तो उस फोर्स के द्वारा जो किया जाने वाला वर्क डन है उसे हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि आईआईटी या नीट में आपसे पूछी जा सकती है, उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम है उनको सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मान लेते हैं ग्राउंड है हमारे पास जिसके ऊपर हमने रखा है कोई भी एक ब्लॉक है जिसका मास है m। स्टार्टिंग में हमारा जो ब्लॉक है वो किसी पॉइंट ए पर उपस्थित है। इस ब्लॉक को हमें ए बिंदु से बी बिंदु पर लेके जाना है। ए से बी तक के मध्य की जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं 100 मीटर। ठीक है। ए से बी तक लेके जाने के लिए हम इस ब्लॉक पे लगाते हैं 5 न्यूटन का बल। ठीक है। तो इस 5 न्यूटन का एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं जब हम इस ब्लॉक के ऊपर और उसको ए से बी तक लेके जाते हैं। तो हमारे द्वारा जो किया जाने वाला वर्क डन है वो किसके बराबर होगा? वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उनका स्केलर प्रोडक्ट के बराबर। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है? जिस डायरेक्शन में हमारा जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में। तो हमारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा? वर्क डन हमारा आ जाएगा 5 न्यूटन है और जो डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 मीटर। तो हमारे पास में जो वर्क डन है वो हमारा कितना आ जाएगा? 500 न्यूटन के बराबर। दोस्तों क्या होता है कि हमारे द्वारा जो लगाया जाने वाला जो बल है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा होता। तो उस कंडीशन में हम वर्क है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारा जो ब्लॉक है वो स्टार्टिंग में किसी पोजीशन ए के ऊपर उपस्थित है और उस पर हम 5 न्यूटन का बल लगाते हैं। तो प्रारंभ की जो 20 मीटर की दूरी है वो तय करता है इस 5 न्यूटन के कारण। जैसे ये सी पर पहुंचता है, अब इस पे लगा रहे हैं 4 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है। और दूरी कितनी तय तय करता है? 10 मीटर की। इसी प्रकार से हर एक अंतराल में एक अलग बल कार्य कर रहा है और उस बल के कारण एक अलग दूरी तय कर रहा है। ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारा ए से लेकर एफ बिंदु तक पहुंचने के लिए जो टोटल वर्क डन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम इसके लिए क्या करेंगे, सभी अलग अलग अंतराल के लिए अलग अलग जो वर्क है उनको कैलकुलेट करेंगे और फिर उनको आपस में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इस अंतराल है इसके लिए क्या वर्क होगा? तो डब्ल्यू है वो किसके बराबर होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 5 न्यूटन का लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 मीटर का है। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर अपना आ जाएगा 100 न्यूटन मीटर लगा दीजिएगा या जूल लगा दीजिएगा जैसे आपको सही लगे। सेकेंड जो समय अंतराल है या फिर जो अंतराल है उसके लिए हम देखें तो क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक है उस पर लग रहा है 4 न्यूटन का बल। ठीक है। दूरी तय कितनी कर रहा है? दूरी तय कर रहा है 10 मीटर की। तो W2 है वो किसके बराबर आ जाएगा? 4 न्यूटन इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 40 जूल के बराबर। जो अपना थर्ड अंतराल है उसके लिए हम देखें तो कितना आ जाएगा, उसको मैं W3 से डिनोट करता हूँ। ये किसके बराबर होगा? अप्लाइड फोर्स कितना है? 3 न्यूटन का। और अपना डिस्प्लेसमेंट कितना है? 30 है। ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास 90 न्यूटन आ गया। जो लास्ट जो अपना अंतराल है उसके लिए अपने देखें तो मैं इसको W4 से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है। अप्लाई फोर्स कितना है? 6 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 40 का। ठीक है। तो अपने पास 240 न्यूटन आ गया। ठीक है। तो टोटल जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये अपना बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2 W3 प्लस W4। अब आप कहेंगे सर आप इसे डायरेक्ट कैसे वर्क है उनको जोड़ सकते हो? देखिए, वर्क होता है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक है। अगर हमारा वर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता तो हम इनका जो वेक्टर एडिशन है वो करके उसको जोड़ दें। ठीक है। पर हमारा वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इनको डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो। ठीक है। तो सभी समय अंतराल के लिए जो वर्क डन है वो देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना 100 जूल आ जाएगा, फिर सेकंड के लिए अपना 40 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 90, फिर आ जाएगा 24। इन सभी को ऐड करेंगे तो अपने पास में जो टोटल वर्क डन है वो अपने पास में आ जाएगा। दोस्तों इसी से हम सीख लेते हैं कि व्यापक रूप में हमारा जो वेरिएबल फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो हमसे एक फॉर्मुलेशन की फॉर्म में पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये हमारे दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में किसी बिंदु ए पर उपस्थित है। इस ए बिंदु से हम हमारे ऑब्जेक्ट को बी बिंदु तक लेके जाते हैं और बी बिंदु तक ले जाने के लिए हम कोई भी एक पाथ है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। इस पाथ के ऊपर जब हम ए से बी तक लेके जाते हैं तो हम एक वेरिएबल फोर्स लगाते हैं। यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो परिवर्ती बल है, वेरिएबल फोर्स है। ठीक है। वेरिएबल फोर्स है यानी कि समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो मान लेते हैं किसी समय अंतराल के लिए या फिर कोई भी एक अंतराल के लिए जो हम फोर्स है अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स की कौन सी डायरेक्शन होगी? मान लेते हैं फोर्स की डायरेक्शन है ये वाली। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा? डिस्प्लेसमेंट आपका ये है। ठीक है ना। तो इस अंतराल के लिए हमारे द्वारा जो किया जाने वाला वर्क डन है वो कितना है? DW1 से डिनोट कर देता हूँ। इसी प्रकार से हमारे पास में छोटे छोटे काफी सारे अंतराल आ जाएंगे, है ना, हजारों अंतराल आ जाएंगे। उन सभी अंतरालों को हम आपस में ऐड करेंगे तो अपने पास में टोटल जो वर्क डन है वो आ जाएगा। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको? आप दिखाएंगे जो DW यानी कि जो टोटल वर्क डन है वो किसके बराबर होगा? वो होगा हमारा जो DW1 प्लस DW2 प्लस DW3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से सारी वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो अलग अलग इनकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारा जो फोर्स कितना लग रहा है, मान लेते हैं इस अंतराल के लिए जो फोर्स लग रहा है वो F1 है, क्योंकि फोर्स है वो
वेरिएबल है, परिवर्तित हो रहा है। तो इस अंतराल के लिए अगर F1 फोर्स लग रहा है, ये हो सकता है जो नेक्स्ट अंतराल है इस अंतराल के लिए जो फोर्स लग रहा है वो F2 है, उसके बाद वाला जो अंतराल है उसके लिए F3 फोर्स लग रहा है। तो अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, F1 डिस्प्लेसमेंट कितना है dr1 प्लस इसी प्रकार से अपना F2 dr2 प्लस F3 dr3, इस तरह से अलग अलग वैल्यू आ जाएगी इनकी। ये किसके बराबर होगा, हमारा जो नेट है वर्क है उसके बराबर। ठीक है, अब इसको एक जनरल फॉर्म में किस तरह से दिखाते हो, हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन के अंदर कि जब आप छोटे छोटे पार्ट को आपस में ऐड करते हो तो हम उसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में किस तरह से देखोगे, तो देख लिए, मान लेते हैं हमारे द्वारा इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, डी डब्ल्यू के बराबर है। वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कितना हो रहा है, मान लेते हैं एफ वेक्टर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर मान लेते हैं डी आर है। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से कहां तक जाना है अपने को, बिंदु ए से बी तक जाना है, ए से बी तक। तो ए पर इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, आर ए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लगा देते हैं, और यहाँ पर दूसरा कितना है, आर बी वेक्टर है। ठीक है, अब जब हमारा पॉइंट ए पर मौजूद था ऑब्जेक्ट, उस समय उसके द्वारा जो वर्क डन कितना है, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है ना जब ए पोजीशन के ऊपर था। जब बी पोजीशन पे आया तो वर्क डन कितना है, डब्ल्यू के बराबर हो गया। तो यहाँ से जो नेट जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा डब्ल्यू इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, अपना आर ए वेक्टर, यहाँ से आर बी वेक्टर तक जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा किसी परिवर्ती बल के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है उसके बराबर। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बिना न्यूमेरिकल के तो कोई भी चीज़ है उसे समझना बड़ा ही मुश्किल है, तो क्यों ना इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है उनको भी सोल्व कर लिया जाए। देखिए, मान लेते हैं हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो आपको दे रखा है, जैसे आर ए वेक्टर वो दे दिया आपको 2i+3j यूनिट है वो मीटर में, इसलिए मीटर लगा दिया। आर बी वेक्टर है वो दे दिया आपको 4j+6k कैप। ठीक है, और जो अप्लाइड फोर्स है, जो वेरिएबल अप्लाई फोर्स है वो दे दिया 3x² आई कैप 2y j कैप दे दिया। ठीक है ना, इस कंडीशन में आपसे पूछ लिया गया कि हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो कितना होगा, उसको कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो जरूर याद कीजिएगा। देखिए, कभी भी इस तरह की कंडीशन आए तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, हमने सिखाया कि वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आर ए वेक्टर, यहाँ से आर बी वेक्टर तक जा रहा है, यहाँ से एफ वेक्टर डॉट डी आर। तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा जो आर ए वेक्टर है वो है क्या, वो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी पार्टिकल है उसकी स्टार्टिंग जो पोजीशन है, यानी कि ए बिंदु पर उसकी पोजीशन मान लेते हैं उसके निर्देशांक है x1 y1 z1 है, जो आपकी यहाँ वैल्यू की फॉर्म में दे रखी है ना, यहाँ 2i+3j। ठीक है, तो यहाँ पर जब आर ए वेक्टर लिखेंगे वो क्या है, ए बिंदु के ऊपर इसकी पोजीशन है, जिसको मैं एक्स ए वाई ए जेड ए से डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, या x1 y1 z1 से डिनोट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, इसी प्रकार से आपका आर बी वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, ये होगा आपका x2 आई कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, यहाँ पर बी बिंदु पर इसके जो x2 y2 एंड z2 ये इसके निर्देशांक है, यानी कि कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से आगे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका एफ एक्स आई कैप एफ वाई के कैप एंड एफ जेड के कैप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, आप देखिएगा, x1 से यहाँ तक जा रहा है x2, यहाँ से एफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ से y1 y2, यहाँ से एफ वाई डी वाई प्लस यहाँ से क्या लिखेंगे, z1 से z2 एफ जेड डी जेड। ये फॉर्मूला याद रह जाएगा ना। तो इस फॉर्मूले में सिंपल सी हमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करने। देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या आएगा, जो वर्क डन है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा, सबसे पहले एफ एक्स कितना है, एफ एक्स की वैल्यू है अपने पास में 3x² dx। अब ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x1 से x2 तक। तो x1 इसमें कितना है, 2i है ना, तो यहाँ से 2 से जा रहा है। अब सेकंड में देखिए आरबी में क्या i का के साथ कोई कंपोनेंट नहीं है, यानी कि 0i के पे, यहाँ पर 0i के पे ना, तो यहाँ 0 तक जा रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा, फोर्स कहाँ से कहाँ तक अप्लाई हो रहा है, 2y dy। अब y का कंपोनेंट देखिए यहाँ पर कितना है, 3 से कहाँ तक जा रहा है। अब यहाँ y का कंपोनेंट है 4 तक जा रहा है। फिर देखिए प्लस, अब फोर्स के अंदर जेड का कंपोनेंट देखिए, जेड का कंपोनेंट है नहीं, 0 है, और डी जेड। अब यहाँ पे जो अपने निर्देशांक उसमें जेड का कंपोनेंट देखिए स्टार्टिंग में 0 है, यहाँ पर देखिए 6 है। ठीक है, तो इसमें आप ही बताइए क्या वैल्यू आएगी अपनी। अब देखिए इसके अंदर जो ये वाला जो पोर्शन है ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पोर्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, बस जो बाकी बचा है पोर्शन उसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगी अपनी वैल्यू, अपनी वैल्यू आ जाएगी, सबसे पहले देखिएगा 2 से 0। अब 3x² है तो 3 बाहर आ जाएगा, x² dx का। ठीक है, x² का dx के रिस्पेक्ट में अपने इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस 3 से 4 तक
तो बाहर आ जाएगा वाई डी वाई। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एक्स क्यूब बाई 3 करेंगे, ये 2 से 0 तक जा रही है, फिर 2। अब यहाँ वाई का आप इंटीग्रेट करोगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, और ये 3 से 4 तक जा रही है। ठीक है, इसको फिर से सोल्व कीजिए। तो यहाँ से दोस्तों इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या आएगा, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ऊपर वाली लिमिट पहले आएगी, तो 0 की पावर 3 करेंगे तो 0 आएगा, फिर 2 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, प्लस यहाँ पर करेंगे 4 की स्क्वायर पहले आएगा ना, फिर आएगा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ओवरऑल अपने पास में आएगा -8, प्लस यहाँ पे 16 है -9, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। इसको सोल्व करेंगे 7 आ जाएगा, 7 में से जो -8 है उसको ऐड करेंगे तो अपने पास में -1 आ जाएगा। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, या तो आप न्यूटन मीटर लगा दीजिएगा, न्यूटन मीटर नहीं लगाना चाहते तो इसमें यूनिट है वो जूल लगा दीजिएगा, दोनों ही सही है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बस आपको ये इंपॉर्टेंट जो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कौन सी वाला, ये वाला है, इसको याद रख लेंगे। जब भी आपके पास में वेक्टर फॉर्म के अंदर पोजीशन और फोर्स दे रखा होगा तो उस कंडीशन में अगर अपने को वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करके उसे सोल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है जिनको हमें सोल्व करना है। सबसे पहला हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है कि कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m है। ठीक है, ब्लॉक m कहाँ रखा है, कोई भी एक जो वक्र है उस पर रखा है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है r। ठीक है, अब हमारा जो ब्लॉक m है उस पर हम एक क्षैतिज दिशा में एक फोर्स लगाते हैं, और फोर्स क्या है हमारा, कांस्टेंट फोर्स है, ये नियत बल दे रखा है। ठीक है, नियत बल से क्या मतलब है कि बल की ना ही तो दिशा चेंज हो रही है ना ही उसका परिमाण चेंज हो रहा है। ठीक है, नियत का मतलब तो यही है। उस कंडीशन में हमारे इस ब्लॉक को ए से बी तक लेके जाने में किया जाने वाला जो कार्य है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं जो वर्क है वो किसके बराबर होता है। वर्क होता है जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, साथ में उन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है, यानी कि एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर के बराबर होता है। ये होता है ना, यानी कि ये बराबर होता है अपना जो वर्क है वो बराबर होता है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, यानी कि एफ डी कोस थीटा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए हमारा जो ब्लॉक है उस पर हमेशा जो फोर्स है कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना, यानी कि ब्लॉक जब यहाँ पर ए बिंदु पर है तब भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रहेगा। अब जब ब्लॉक है वो हमारा इस यहाँ पर पहुंच जाएगा तब भी फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में रहेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, यहाँ डी है वो डिस्प्लेसमेंट ही तो है हमारा। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा ये रहा, यानी कि बिंदु ए से बी तक को मिलाने वाला जो मिनिमम पाथ है वो हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट खूब हमने कैलकुलेट किया, हमारा जो सेकंड चैप्टर उसमें किस तरह से कैलकुलेट करोगे, देखिए अगर ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा, एंगल यहाँ पर है 90 डिग्री का, तो यानी कि पाइथागोरस से कैलकुलेट करेंगे। पाइथागोरस से लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर करेंगे, वो किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि √2r। ये कौन सा आ गया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है √2r। अब ये जो एंगल बन रहा है वो किसके बराबर होगा, वो जरा बताइए मुझेगा। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, ये आपका पॉइंट हो गया ए, ये हो गया पॉइंट बी, डिस्प्लेसमेंट है आपका इस डायरेक्शन में, किसी डाउट नहीं है। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है ना, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना आएगा, किस तरह से कैलकुलेट करोगे, देखिए ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, तो रेस्ट बचे ये दोनों एंगल है वो कितने आएंगे, ये दोनों एंगल आएंगे आपके 45 डिग्री के। क्यों, क्योंकि रेडियस इक्वल है, जानते हो ना, जो ट्राइंगल के लो तो आप जानते हो, अगर दोनों भुजाएं समान हो तो दोनों भुजाओं के मध्य जो बनने वाले कोण है वो भी इक्वल होते हैं। आपने पढ़ा है, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ये आपके पास में कोई दो भुजाएं हैं, अगर उनकी जो लंबाई बराबर है तो उनके मध्य जो बनने वाला कोण है वो भी बराबर ही होते हैं। तो दोनों साइड जो कोण बनेंगे वो 45 डिग्री के बनने वाले। तो यहाँ से फिर से ये लंब बन गया ना, टोटल 90 डिग्री बन रहा है ना। तो अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो आगे पास में बचा ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा, ये भी 45 डिग्री के बराबर होगा। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो आपका है इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एस वेक्टर से या डी से डिनोट कर रहे हो, आप डी से डिनोट कर रहे हो, और जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है, दोनों के मध्य है डिग्री, कितना डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का। तो बस वैल्यू पुट करनी है और क्या करना है, इसमें कुछ भी तो नहीं रहा इसमें। देखिए जो वर्क है वो किसके बराबर है, वो अपना अप्लाइड फोर्स, फोर्स कितना है एफ के बराबर, डिस्प्लेसमेंट कितना है अभी अपनों ने कैलकुलेट किया √2r। ठीक है, दोनों में एंगल कितना है 45 डिग्री का, cos 45 किसके बराबर होता है, cos 45 बराबर होता है 1/√2 के। तो 1/√2 से कैंसिल हो गया, तो टोटल जो वर्क है वो किसके बराबर आ गया, वो अपना एफ आर के बराबर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, तो सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास में क्या दे रखा है कि जो हमारा जो फोर्स है, अप्लाइड जो फोर्स है वो अभी कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है।
ठीक है। यहाँ पर जो बल है वो वेरिएबल है और उसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, हमेशा वक्रीय पथ की दिशा में रहेगी, यानी कि जब हमारा ब्लॉक है वो ए पॉइंट पे होगा तो हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रहेगा, जब हमारा ब्लॉक है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा तो वक्रीय पथ की डायरेक्शन कौन सी, वक्रीय पथ की डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में हमारा जो फोर्स है वो लगेगा। ठीक है, किसी समय पर जब ब्लॉक हमारा यहाँ था तो अभी जो अप्लाइड फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, अभी अप्लाइड फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, यानी कि जो हमारा फोर्स है उसकी डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज हो रही है, यानी कि ये एक वेरिएबल फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, जब भी वेरिएबल फोर्स वर्क करेगा उस कंडीशन में हम फोर्स जो वर्क डन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, W इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, पॉइंट ए से बी तक जा रहे हैं। ठीक है, यही है ना, यानी कि जो पॉइंट ए से लेके बी तक का जो पाथ है उसका जो वही तो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना। फोर्स है वो किसके बराबर होगा, देखिए पहले तो अपना जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उसमें एंगल कितना होगा, एंगल यहाँ पे 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर इस वाले अंतराल के लिए देखें तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन, और जो अपना डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन, दोनों की सेम डायरेक्शन ही है ना। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायरेक्शन, ये वाला, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि वक्र की दिशा के अंदर तो जा रहा है, जैसे जैसे वक्र चेंज होगा उसी के हिसाब से फोर्स है वो भी तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली हमें सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा, देखिए फोर्स है उसको बाहर लेकर आइएगा। ठीक है, ए से बी तक जा रहा है ना, डी आर, अब कोस थीटा कितना है, अब देखिए दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, सेम ही डायरेक्शन में ना अपना डिस्प्लेसमेंट और अपना जो अप्लाइड फोर्स है, तो उस कंडीशन में हमारा जो कोस थीटा है वो कितना आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है, तो कोस 0 किसके बराबर होता है, कोस 0 बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पर एफ वेक्टर डॉट डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी आर कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर अपने पास एफ डी आर आ जाएगा। अब इस एफ को भी आप बाहर ले आइए, क्योंकि एफ की अपने पास कोई इक्वेशन दे नहीं रखी है। अब हमारे पास में ये क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गया ए से बी तक डी आर, ये क्या शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है लीनियर इंटीग्रेशन। देखिए हम जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो हमारे पास में 3 तरह के इंटीग्रेशन आते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में जो सिंपल इंटीग्रेशन आप पढ़ते हो, उसके बाद में हम पढ़ते हैं लीनियर इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं एरिया इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। जो लीनियर इंटीग्रेशन है वो हमें बताता है कि किसी रेखा है या कोई भी पाथ है उसकी लंबाई कितनी है उसके बारे में, या ठीक है। एरिया इंटीग्रेशन हमें किसी भी सरफेस का जब एरिया कैलकुलेट करना होता है तब उसको यूज करते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रेशन हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी आइटम का हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो। ठीक है, हमारे द्वारा जो यहाँ पे तय किया गया जो पाथ है, इस पाथ की लंबाई कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास में किससे डिनोट करेंगे, ये हमारा लीनियर इंटीग्रेशन के अंदर आएगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे इस पाथ की लंबाई अब कितनी है, ये है बनी एस है। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर है, मान लेते हैं एस के बराबर आ गई, एफ एस। अब इस एस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखिए बड़ी ही आसान है। यहाँ से ये इस तरह का आर्क बन रहा है ना, बन रहा है ना, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है थीटा, ये बन रहा है 90 डिग्री का। ये वाली जो कितनी है आर है, ये वाली कितनी है आर है, और ये वाली जो लंबाई अपने पास में आई है कितनी है एस है। ठीक है, आपने पढ़ा ना कोण इक्वल्स टू 4/3, यानी कि एंगल है वो किसके बराबर होगा, आर्क, ठीक है, बाई कितना है त्रिज्या यानी कि रेडियस। आर किसके बराबर दे रखा है आपको क्वेश्चन में, आर्क दे रखा है, आर की लंबाई कितनी है एस के बराबर, तो यहाँ से एस किसके बराबर आएगा, एस इक्वल्स टू थीटा आर के बराबर आएगा, और थीटा आपके पास में कितना है 90 डिग्री है, यानी कि π/2 है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू π/2 रखिएगा सिंपली, तो अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, अपने पास में आ जाएगी π/2 आर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स है वो अपने पास में किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा, सॉरी वर्क है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए से बी तक लेके जाने में वो किसके बराबर आ जाएगा, अप्लाइड फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना है वो आ गया अपना π/2 आर के बराबर। ठीक है, और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, WAB है वो बराबर आ जाएगा अपना ये πr/2 f है। ठीक है, यूनिट क्या आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। ठीक है, किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस एक चीज जो समझने वाली थी वो आप इसमें समझ लीजिएगा कि जब भी आपके पास में वेरिएबल फोर्स दे रखा हो तो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों ही समय के साथ चेंज होंगे। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स दे रखा होगा तो उसमें क्या है कि ना ही तो उसका मैग्नीट्यूड और ना ही डायरेक्शन समय के साथ चेंज होगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, हमारे पास में दे रखा है कि कोई भी एक ब्लॉक है वो सेम इसी वक्रीय पथ पे रखा है, इसी आर्क पे रखा है। ठीक है, और इस ब्लॉक का मास हमारे पास में ए है और वो किसी रस्सी से खींच रहे हैं उसको। ठीक है, और रस्सी में टेंशन कितना है, टी लग रहा है। ठीक है, अगर जो टेंशन फोर्स है वो नियत है यानी कि समय के साथ चेंज नहीं हो रहा। दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है, नियत तनाव से मतलब क्या है कि जो हमारा टेंशन फोर्स है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, यानी कि स्टार्टिंग में जब ए पॉइंट पर रखा है तभी टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में है, और जब कभी हमारा ब्लॉक यहाँ पर पहुंच जाता है तब भी टेंशन फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में रहेगा। टेंशन फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है ना, उस कंडीशन में हमारा जो टेंशन फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन है वो हमें कैलकुलेट करना है। बिल्कुल कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए वर्क डन किस तरह से कैलकुलेट करोगे, आप एक चीज
अभी हमने सीखी है कि जो हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बराबर। ठीक है, और उन दोनों के वेक्टर प्रोडक्ट के बराबर, ये हमने देखा है। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अपना एफ एस कोस थीटा के बराबर। अब इस कंडीशन में आप ही बताइए कि ए और बी के मध्य का जो ये पाथ है उसके अंदर टेंशन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, और हमारा डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इसी डायरेक्शन में। तो क्या हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है और टेंशन फोर्स में एंगल है वो कितना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समान अंतर है, तो आप खुद ही कहेंगे थीटा है वो तो 0 डिग्री होगा। उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, कोस 0 है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये अपने पास वैल्यू कितने बराबर आ जाएगा, एफ एस के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर अप्लाइड फोर्स कौन सा है, अप्लाइड फोर्स है अपना टेंशन फोर्स के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट अभी अपनों ने कैलकुलेट किया, वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अपना है आर्क, ठीक है, इससे बना देते हैं अच्छा सा सुंदर सा। ये हो गया आपका, ये आर्क हो गया, इसकी रेडियस आपको दे रखी है कितनी, आर दे रखी है, इधर से भी आर दे रखी है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो मिनिमम शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वही पाथ होगा, तो बाकी को हटा दो, क्या काम का नहीं ना काम का। अगर ये आर है ये आर है, पाइथागोरस लगाइए, क्या हो जाएगा अपना लंब स्केयर प्लस आधार स्केयर, यानी कि बेस और हाइट का स्केयर है वो किसके बराबर होता है, वो अपना कर्ण स्केयर के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा आर स्केयर प्लस आर स्केयर, किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर टू आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास में आ गई अंडर टू आर। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा अपना टी अंडर टू आर, ये किसके बराबर है, अपना वर्क डन के बराबर आ गया। ठीक है, और ये वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, ये हमारा टेंशन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है। ठीक है, यूनिट क्या रहेगी, जूल रहेगी। ठीक है, जैसे ही डिनोट करते हैं ना इसको, तो यहाँ से तीनों फॉर्मूलों में आप क्या कंक्लूजन पे निकले हो कि भाई जब हमारा जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन है वो अगर चेंज नहीं हो रही है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, तो हम क्या कर रहे थे, जो डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एंगल बन रहा था उस एंगल को कंसीडर करते हैं और वहाँ कोशिटा की वैल्यू पुट करके उसको सिंपली क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमारा जो फोर्स है वो नियत है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, परंतु अब हमारा जो टेंशन फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में, तो उसी वजह से जो एंगल है वो हम 0 ले रहे हैं। ठीक है ना, और ये बीच वाला जो यानी सेकंड क्वेश्चन है उसमें हम क्या ले रहे हैं कि हमारा जो फोर्स है वही वेरिएबल है। ठीक है ना, तीनों में से किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है कि कोई भी एक मास m का एक ब्लॉक है जिसको किसी सर्कुलर पाथ के अंदर घुमाया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं इसको इस सर्कुलर पाथ पे घुमाया जाता है, किसी भी वेलोसिटी u से घुमा रहे हैं इसको। ठीक है, अगर हमारा जो ये सर्कुलर पाथ है, जो सरफेस है और जो ब्लॉक है उसके मध्य में एक फ्रिक्शन फोर्स है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, जब हमारा ये ब्लॉक है वो एक चक्कर पूरा कर लगा लेता है तो घर्षण बल के द्वारा किया जाने वाला कार्य है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए हमारे द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा अप्लाइड फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यही रहेगा ना, अप्लाइड फोर्स सब कौन सी डायरेक्शन में है, तो देखिए अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन वो चेंज होगी हमेशा, क्यों, क्योंकि देखिए जब हमारा ब्लॉक किसी पोजीशन ए पर मौजूद होगा उस वक्त में वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स वो किसके बराबर होता है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो बराबर होता है वो होता है न्यू एन के बराबर होता है, और एन है अपना नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स वो किसके बराबर होगा, नॉर्मल फोर्स बराबर होगा एम जी के बराबर, तो ये बराबर आ जाएगा अपना न्यू एम जी के बराबर। ठीक है, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। जब हमारा ब्लॉक है वो किसी समय यहाँ पर पहुंच जाएगा उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके कौन सी डायरेक्शन में होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा अब इस डायरेक्शन में होगा। जब ब्लॉक यहाँ पर पहुंचेगा अपना तब उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि हर समय जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपनी दिशा चेंज कर रहा है। तो दोस्तों अभी हमने सीखा है कि जब भी हमारे द्वारा जो लगाया जाने वाला बल है वो समय के साथ अगर परिवर्तित हो रहा है तो हम फोर्स जो वर्क डन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बराबर होगा हमारा एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, और आर ए से आर बी तक ये फॉर्मूला अपने यूज करेंगे। हम क्या देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने ए से चलना शुरू किया और एक चक्कर लगाकर वापस यहाँ तक आता है। ठीक है ना, अब जो हमारे द्वारा जो फोर्स अप्लाई है वो कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स है, उसकी वैल्यू यहाँ रखिएगा किसके बराबर आ जाएगी, न्यू एम जी। ठीक है ना, और कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, हम बिंदु इससे जा रहे हैं और लास्ट में ए से बी तक आ रहे हैं, यानी कि बी बिंदु भी हमारा तो यहाँ तक है। अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको मैं डी आर से डिनोट कर देता हूँ। अब हमारा जो अप्लाई फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें एंगल कितना है, क्योंकि ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अपना आर ए आर बी, ये एफ डी आर कोस थीटा के बराबर होगा, और थीटा किसके बराबर है, थीटा होगा अपना 180 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट तो लग रहे हैं। हमारा जो ब्लॉक है उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन वो इस डायरेक्शन में है, तो 180 डिग्री होगा ना। अब कोस 180 डिग्री किसके बराबर होता है, कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है अपना -1, तो इसी वजह से यहाँ पर अपना -1 आकर यहाँ माइनस चिन्ह है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए माइनस न्यू एम जी है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में कोई मतलब नहीं है इसका इंटीग्रेशन में, ए से बी डी आर।
तो दोस्तों ज़रा देखिएगा, ये हमारा फिर से आ गया कौन-सा लाइन इंटीग्रेशन आ गया। तो इसको समझने का थोड़ा-सा प्रयास कीजिएगा। ये हमारा देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसने चलना कहाँ से शुरू किया? हमारा जो ब्लॉक है उसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया और इस सर्कल का जो एक चक्कर लगाते हुए वापस यहाँ तक पहुँच गया। तो ये एक तरह से हमारा जो डीआर है वो डिस्प्लेसमेंट को ही तो शो कर रहा है। तो हम क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं कि हमारा जो पाथ है वो ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे जो स्टेप्स इसने लिए हैं, ठीक है? उन सभी स्टेप को ऐड ही तो कर रहा है। तो यानी कि सर्कुलर पाथ की जो टोटल लंबाई है वही तो अपना डीआर शो कर रहा है। उसी से तो इसका इंटीग्रेशन करके हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं सर्कल के जो परिधि है वो उसके किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है अपना 2 पाई r के बराबर होती है ना? तो वो हमें सीधी-सी यहाँ रख देनी है। तो ये अपने पास में जो वर्क डन है वो किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा अपना माइनस ऑफ न्यू mg 2 पाई r। ये किसके बराबर आ जाएगा? वर्क डन के। तो सिंपली इसको फिर से लिख देता हूँ मैं, न्यू mg ये अपना 2 पाई r। क्वेश्चन में r स्मॉल दे रखा है, कैपिटल है ना? तो इसको कैपिटल R की फॉर्म में रख दीजिएगा। ये आपका आ गया आंसर। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन हमारा इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारा द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसी कारण से हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना? कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।